हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल केमिस्ट्री अड्डा में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीवी कॉलेज कानपुर। बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स। और थर्मोडायनेमिक्स का 6th लेक्चर है, थर्ड लेक्चर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर की खास बात क्या है बेटा, इसमें जितने भी फॉर्मूले आपको लिखवाएंगे, हम जितने भी लिख रखे हैं, जितने हम लिखवाएंगे, वो सब के सब आपको याद रखने हैं। यानी कहा जाए तो ये पूरा रटने वाला लेक्चर है। इसमें आपको जितनी चीज बताई जा रही है, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ दोबारा कि आपको हर इक्वेशन याद होनी चाहिए। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स यदि आप प्रीवियस क्वेश्चन देखेंगे तो आप देखेंगे कि लगभग यदि थर्मोडायनेमिक्स में मान लीजिए मोटा-मोटा 5 क्वेश्चन पूछा गया तो 5 में से 3 क्वेश्चन होते हैं इक्वेशन वाले, जो इक्वेशन आपको याद नहीं चाहिए। और इक्वेशन याद होगी तभी वो क्वेश्चन होगा। यदि आपको उसमें याद नहीं है तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो लगभग 50% क्वेश्चन आते हैं इक्वेशन पर, मतलब आपको इक्वेशन पहचानना होता है कौन सा सही इक्वेशन है या रिलेशन या कुछ थोड़ा सा स्लाइड डेरिवेशन, और बाकी 50% क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल बेसिस पे। तो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन में हम कराते चल रहे हैं, साथ में आज आपको हम बता रहे हैं जो वो पूरा का पूरा, मैं दोबारा कह दूं, आपको हर एक इक्वेशन याद रखनी है। याद करने का तरीका बहुत सिंपल है। जितनी क्वेश्चन आपको बताई जा रही है बेटा, प्लस जो हम इसके इस लेक्चर के लास्ट में क्वेश्चन भी कुछ करवाएंगे, उसमें भी कुछ अलग से इक्वेशन भी आएंगे उसमें, वो सब इक्वेशन आपको क्या करना है, जहां आप स्टडी करते हैं वहां पर उनको एक पेपर में लिखिए, 1 पेज 2 पेज जो भी है, उनको आप स्टिक करिए। अपना स्टडी टेबल के सामने पूरा एक नोट्स का भंडार कर दीजिए। जितनी चीजें याद करने वाली है वो लिखिए और उसे स्टिक करिए, टेप से चिपका के रखिए। रोज सुबह शाम उसे देखते रहिए, क्योंकि मैं बता ना, हर इक्वेशन को एक नंबर की तरह सोचेंगे। एक क्वेश्चन है तो आपको इक्वेशन याद होगी, यदि इक्वेशन याद नहीं होगी तो मेरा क्वेश्चन गलत हो सकता है। इस तरह इक्वेशन को याद करिए। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पहला हमारा टर्म है वो है वर्क फंक्शन और हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। वर्क फंक्शन या हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। वर्क फंक्शन को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। उसका फॉर्मूला क्या है? कैपिटल ए इक्वल टू u माइनस टी एस। तो पहले तो ये ध्यान रखिए, ये इक्वेशन आपकी हो गई। कैपिटल ए इक्वल टू u माइनस टी एस। आपको कैपिटल ए क्या होता है? कैपिटल आपका वर्क फंक्शन है। u आपको पता है, u आपकी इंटरनल एनर्जी है। T यहाँ पर एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन। S आपका एंट्रोपी है। क्या होता है? एंट्रोपी है। उसी को जब हम चेंज में करेंगे तो डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा U माइनस टी डेल्टा S, ये फॉर्मूला बनेगा आपका। डेल्टा A इक्वल टू डेल्टा U माइनस टी डेल्टा S। यानी ये इक्वेशन भी याद रखनी है, ये इक्वेशन, ये आपको याद रहेगी तो अपने आप याद हो जाएगी। ओके, तो दोनों इक्वेशन आपको दोगे, ये दो इक्वेशन आपको याद रखनी ही रखनी है। होता क्या, अगला रिलेशन क्या रखना है? माइनस डेल्टा ए इक्वल टू होता है W मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम वर्क होता है क्या? माइनस यानी डिक्रीज इन, यानी डिक्रीज इन वर्क फंक्शन A, डिक्रीज इन वर्क फंक्शन A रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम। यानी क्या, ये W जो है वर्क डन बाय द सिस्टम है, इसीलिए W क्या है आपका? सिस्टम ने वर्क किया तो नेगेटिव है। वही वहां पे लिखा हुआ है, डिक्रीज इन वर्क फंक्शन A रिप्रेजेंट द मैक्सिमम वर्क डन दैट कैन बी, मैक्सिमम वर्क दैट कैन बी डन बाय द सिस्टम। तो आपको ये तीनों रिलेशन याद रखने हैं, याद रखने हैं, याद रखने हैं। मैं बार-बार रिपीट कर रहा हूं कि आप इसे हल्के मत लीजिए, याद रखिए। तो हम क्वेश्चन इस लेक्चर की बात करेंगे तो आप देखेंगे कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर, डायरेक्ट रिलेशन पर क्वेश्चन आते हैं, वही हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस लेक्चर के जस्ट इसी लेक्चर के लास्ट पार्ट। ओके बेटा, आगे बात करते हैं। अगला आपका क्या है? नेक्स्ट आपका टर्म है गिब्स फ्री एनर्जी। कैपिटल G से इसको डिनोट करते हैं। ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना भी V लगा है इसमें कम है, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी, क्योंकि रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस होगी, इक्विलिब्रियम पर होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। कौन डिसाइड करेगा? यह डिसाइड करता है कैपिटल G, यानी गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा G इक्वल टू यदि 0 है तो आपका इक्विलिब्रियम पर है रिएक्शन, डेल्टा G नॉट नेगेटिव है तो स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा G नॉट पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। यह रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस पर आएंगे, पहले इसको समझिए। तो गिब्स फ्री एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल G से। कैपिटल G इक्वल टू क्या होता है? कैपिटल G इक्वल टू होता है कैपिटल H माइनस टी एस। कैपिटल G इक्वल टू कैपिटल H माइनस टी एस, या डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S, यानी G इक्वल टू H माइनस टी एस या डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। यहाँ पे क्या था? डेल्टा इक्वल टू डेल्टा U माइनस टी डेल्टा S, और यहाँ डेल्टा G इक्वल टू क्या? डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। डेल्टा G क्या है? चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा U क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। T क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और डेल्टा S क्या होता है? चेंज इन एंथैल्पी। क्या है? चेंज इन एंथैल्पी। इसको यदि नॉट किया, नॉट मतलब स्टैंडर्ड की बात हो गई। नॉट मतलब स्टैंडर्ड, मतलब टेम्परेचर आपका 25 डिग्री होगा, 1 मोल होगा और स्टैंडर्ड कंडीशन में होगा तो आपका कहलाता है नॉट। नॉट तभी लगाते हैं। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट। टेम्परेचर तो फिक्स है आपका 25 डिग्री, इसलिए इसमें नॉट नहीं लगाया। तो डेल्टा G नॉट इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस टी डेल्टा S नॉट। ये तीनों रिलेशन आपको याद रखने हैं। तो कितने हो गए बेटा आपके रिलेशन? इधर 3 उधर 3 उधर, ये 6 रिलेशन आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं। होता क्या है? डिक्रीज ऑफ गिब्स फ्री एनर्जी
फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू नेट अमाउंट ऑफ नॉन मैकेनिकल, ध्यान रखिए बेटा कौन सा, नॉन मैकेनिकल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ सिस्टम, यानी डिक्रीज इन डेल्टा जी क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क। ये क्या है बेटा आपका वर्क, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सिस्टम क्या होता है, डिक्रीज इन ए, और डिक्रीज इन जी क्या होता है, नॉन मैकेनिकल वर्क डन बाय द सिस्टम। आगे बात करते हैं, डेल्टा जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, जीरो होगी, क्या होगी, तो इसका मतलब प्रोसेस कैसा होगा। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू यदि नेगेटिव आता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, क्या होती है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू जीरो होता है तो यानी रिवर्सिबल यानी इक्विलिब्रियम में है रिएक्शन आपका। डेल्टा जी नॉट का वैल्यू पॉजिटिव है यानी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। ये क्यों बताया बेटा, इसको होगा क्या, आपको जो है H का वैल्यू देगा, T का वैल्यू देगा और S का वैल्यू देगा, आपसे पूछेगा रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस होगी, या फिर आपसे किन्हीं दो वैल्यू देकर आपसे रिएक्शन की कंडीशन बताएगा, स्पॉन्टेनियस होगा या नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, टेंपरेचर पूछेगा, वेरिएशन पूछता है इस इक्वेशन से। तो आपको यह याद होना चाहिए कि डेल्टा जी नॉट यदि नेगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, डेल्टा जी नॉट यदि जीरो है तो इक्विलिब्रियम पर है, डेल्टा जी नॉट यदि पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है। आपको वैसे पहले मैंने स्पॉन्टेनियस इक्विलिब्रियम की कंडीशन बताई थी एंट्रोपी से, लेकिन मैंने बताया था आपको कि एंट्रोपी वाला जो मेथड है वो नॉन कन्वीनियंट है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है, कहीं कहीं उससे रिजल्ट गलत आता है, लेकिन डेल्टा जी वाला जो रिलेशन है वह हर जगह एप्लीकेबल है। यदि डेल्टा जी आपका आएगा बेटा नेगेटिव तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, डेल्टा जी आएगा जीरो तो इक्विलिब्रियम पर है, डेल्टा जी नॉट आपका आएगा पॉजिटिव तो होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। ये आपको ध्यान रखना। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये डेल जी, इसको ऐसे पढ़ते हैं, डेल जी इक्वल टू वी डीपी माइनस डेल टी, क्या बेटा, डेल जी इक्वल टू वी डीपी माइनस डेल dt, ओके। ये रिलेशन याद रखना है। इस रिलेशन से देखिए क्यों, क्योंकि इसी यदि आपको ये रिलेशन याद रहेगा तो इससे दो डेरिवेशन हो रहे हैं, ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं, ये डेरिवेशन पूछे जाते हैं, आपको डेरिवेशन विद साइन याद होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा बनेगा इसमें माइनस s लिखा रहेगा, प्लस s लिखा रहेगा, इसमें माइनस भी लिखा रहेगा, प्लस भी लिखा रहेगा, आपको रिलेशन विद साइन याद होना चाहिए। तो क्या होगा, del g इक्वल टू vdp माइनस del डेल्टा del dt, ओके। इसमें क्या हमने क्या ऐड दो कंडीशन है, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेंपरेचर। जब प्रेशर कांस्टेंट किया तो dp क्या हो गया, जीरो हो गया, dp जीरो हुआ नहीं, ये वैल्यू बेटा जीरो हो गई तो जीरो इनटू v क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब dg एट कांस्टेंट v डेल्टा del g एट कांस्टेंट v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस del dt एट कांस्टेंट v। और क्या किया, जब ये dt आपका नीचे ले आए तो del g बाय del t एट कांस्टेंट v इक्वल टू क्या हो गया, माइनस s हो गया ना, क्योंकि देखिए ये आपका नीचे आ गया पूरा का पूरा इस जगह पर, तो क्या हो गया, यह रिलेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। del g by del t at constant p equal to क्या होता है, माइनस s, डिक्रीज इन एंट्रोपी। del g by del t at constant p equal to क्या होता है, माइनस s। इसलिए आपको याद रखना है क्या, del g by del t at constant p equal to माइनस s, ये आपको याद होना चाहिए। तो याद कैसे होगा, यदि यह इक्वेशन आपको याद होगा तो ये इक्वेशन आप वहां पर एट रैंडम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन यह इक्वेशन आपको विद साइन याद होना चाहिए, del g equal to v dp minus del dt, ये इक्वेशन आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला एट कांस्टेंट टेंपरेचर हम कर दें, टेंपरेचर फिक्स कर दें, टेंपरेचर कांस्टेंट होगा तो dt क्या होगा, चेंज इन टेंपरेचर, dt मतलब चेंज इन टेंपरेचर क्या होगा, जीरो होगा। dt क्या, स्मॉल चेंज इन टेंपरेचर क्या होगा, जीरो होगा। यानी एट कांस्टेंट टेंपरेचर, इफ टेंपरेचर कांस्टेंट तो dt इक्वल टू जो बेटा dt जीरो हो गया, कहां गया dt जीरो हो गया तो dt जीरो हो गया तो क्या हो गया, ये मैंने इसको क्या कर दिया बेटा s को इस तरह कर दिया, ये s dt था, ठीक, s dt डेल हो गया s, तब कंफ्यूजन हो, हां तो क्या आपका dt यदि आपका जीरो हो गया तो dt जीरो हो गया तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो हो गया, तो क्या बचा, तो क्या क्या क्वेश्चन आपका था del g इक्वल टू vdp s dt था, तो बेटा आपका क्या होगा, ये s dt तो जीरो हो गया, s dt क्या हो गया, dt जीरो तो s dt जीरो हो गया, तो ये बचा आपका v dp, क्या बचा, del g at constant t इक्वल टू v dp at constant t, और जब बेटा dp नीचे आ गया, ये इक्वेशन क्या था आपका, del g by del p at constant t इक्वल टू del g by del p at constant t इक्वल टू v मतलब वॉल्यूम। तो यह इक्वेशन आपको याद रखनी है, यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। रिलेशन आपको पूरा याद रखना है, dg इक्वल टू vdp माइनस s dt, ये याद रखना है, dg इक्वल टू vdp माइनस s dt याद रखना है, एट कांस्टेंट प्रेशर पर ये रिलेशन याद रखना है, एट कांस्टेंट टेंपरेचर ये रिलेशन, यदि ये आपको याद है
तो ये दोनों आप उसमें ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यह पूरा का पूरा लेक्चर आपको थ्योरेटिकल है। खास बात क्या है कि हर इक्वेशन आपको याद रखनी है, याद रखने का तरीका मैंने आपको बता दिया। याद रखने का तरीका यही है बेटा कि आपको जो जो इक्वेशन बताई जा रही है वो पूरा रिलेशन 2-3 बार पहले खुद से लिख के प्रैक्टिस करें। लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो आपके दिमाग में चीजें फिट होंगी। जब फिट हो गई उसके बाद में क्या है, जो रिलेशन में ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, जो भी रिलेशन ब्रैकेट में लिखे आ रहा है उनको आपने टेबल के पास एक A4 साइज पेपर में लिखकर 2 पेज 3 पेज जिसमें भी आता है थर्मोडायनामिक्स के सारे इक्वेशन, थर्मोडायनामिक्स के सारे इक्वेशन क्या है टेबल के आगे पूरी एक दीवार भर जाए तो भी चिंता मत करिए, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है तो एकदम जुनून के साथ जुड़ना है। पूरा आपका एक दीवार भर जाए, पूरा कमरा यदि नोट स्विच पर जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा। आपको हर चीज लिखनी है, बार बार सुबह शाम देखना है ताकि आपको चीजें याद रहें, क्योंकि हर इक्वेशन एक क्वेश्चन है। मतलब 3.4 नंबर फॉर पीजीटी। ओके, कॉपी कर लीजिए फिर हम बात करें। कॉपी कर लीजिए बेटा। कॉपी हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। अगला आपको ध्यान रखना है आपको चेंज in Gibbs free energy change in Gibbs free energy under isothermal condition। change in Gibbs free energy under isothermal condition। देखिए इसका लिए फॉर्मूला क्या रखते हैं, डेल्टा G इक्वल टू nRT ln P2 by P1। मतलब आपको एक रिलेशन यदि याद है तो आपको उसके लॉग में कन्वर्ट, इसका दूसरा क्या होगा बेटा, डेल्टा G इक्वल टू nRT ln V1 by V2। भाई सीधी बात है, कांस्टेंट टेंपरेचर है बेटा, आइसोथर्मल कंडीशन है तो P1 ये क्या होगा रिलेशन आपको पता है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 होता है। ये तो पता था वो बॉयस रूल एट कांस्टेंट टेंपरेचर। तो इसका मतलब P2 by P1 यानी ये इधर जाएगा तो इधर आएगा इक्वल टू क्या होगा V1 by V2। तो वही मैंने किया, इसके ऐसा कर दिया। तो ये आपका दो रिलेशन है, इस तरह आपसे पूछ सकता है, या न्यूमेरिकल आपको करना है तो लॉग में कन्वर्ट करना है। लॉग में क्या करते हैं, ln को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या होगा बेटा आपका एक इक्वेशन आपका हो जाएगा डेल्टा G इक्वल टू 2.303 nRT log P2 by P1। आपको अलग अलग प्रेशर दिया जाएगा, टेम्परेचर दिया जाएगा, आप डेल्टा G निकाल सकते हैं, या डेल्टा G इक्वल टू 2.303 nRT log V1 by V2। ये दो चार इक्वेशन है बेटा, चार में आपको दो याद है तो दो आप कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको ln को log में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना है और बाकी चीजें वही रहती हैं। कॉपी कर लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला इक्वेशन आप समझिए ध्यान से, हो गया। बहुत ध्यान समझिए, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें हर चीज इंपॉर्टेंट ही है, किसी को भी किसी से कम मत आके, सब चीजें पूछ जाती हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन बहुत बार पूछा गया इक्वेशन। ये क्या है बेटा आपका, ये आपका डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H प्लस T del G by del T एट कांस्टेंट P। यह आपका
गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। क्या बेटा आपका यह गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है। ओके, इसका दो फॉर्म है, ये भी एक फॉर्म है, दूसरा फॉर्म देखिए डेल बाई डेल टी del g by del t at constant p is equal to minus delta h by t square। ये बेटा क्या है, ये आपका है अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सबसे ज्यादा बार इक्वेशन ये पूछी गई है बेटा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन पहचानने के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन? तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। ये आपको याद रखना है, इक्वेशन को याद रखना है। इस फॉर्म में पूछा जाता है लेकिन ये ज्यादा पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। आपको दोनों इक्वेशन याद रखना है, ये दोनों ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन है, नंबर 1 पर ये है और ये उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है, उसी का अल्टरनेटिव फॉर्म है। याद करना है, याद करना और याद करना ही है। कॉपी कर लीजिए। अगला पार्ट देखते हैं इसमें कि हम एप्लीकेशन की बात करें। एप्लीकेशन ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। इसका एप्लीकेशन क्या है बेटा? इसका एप्लीकेशन यहाँ है माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई शेल या डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पर एफ क्या है बेटा आपका? एफ आपका है फैराडे कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू क्या होती है? इक्वल टू होता है 96500 कूलम। ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तब इसका यूज सीखेंगे, लेकिन यहाँ आपको हमने सिर्फ इक्वेशन बता दिया है। इस इक्वेशन का डिटेल हम लोग एप्लीकेशन करेंगे कब? जब हम करेंगे क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ओके, तो ये आपको दोनों फॉर्म याद रखने हैं। इसके अलावा आपको मैंने जितने भी इक्वेशन लिखे हैं हर इक्वेशन आपको याद रखनी है। कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बात करें। तो ऐसे कॉपी कर लिया। तो आपको बताया, आपको मैंने आज के लेक्चर में हर इक्वेशन को आपको याद रखना है, क्योंकि अभी हम लोग इसके लेक्चर के बाद लास्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चंस जो डायरेक्ट इक्वेशन पर पूछे गए हैं, तो आपको और चीज समझ आएंगी। अगला आपका लिखिए नेक्स्ट आपका थर्ड लॉ। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? ये क्या कहता है? कहता है एंट्रोपी ऑफ all perfectly crystalline solids perfectly the entropy of all perfectly crystalline solids may be taken as zero कब? at absolute zero temperature। at absolute zero temperature पर सारे जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनकी एंट्रोपी क्या मानी जाती है? उनकी एंट्रोपी जीरो मानी जाती है। और अगला इसमें क्या ध्यान रखना है बेटा? एंट्रोपी calculated by using third law of thermodynamics is called thermal
एंट्रोपी क्या कहते हैं उसको ना, थर्मल एंट्रोपी। जो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंट्रोपी कैलकुलेट की जाती है वह कहलाती है थर्मल एंट्रोपी। क्या कहलाती है? थर्मल एंट्रोपी। और एक रिलेशन हमें रखी एस इक्वल टू होता है के एल एन। यह इक्वेशन आपको डायरेक्ट बजाने का रहता है, थर्ड लॉ का है बेटा। ये इसमें W क्या है? इसमें W है आपका थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के आपका है बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। कैसा आपका है? स्टैटिस्टिकल एंट्रोपी। बट इसी रिलेशन के साथ आपका थ्योरेटिकल पोर्शन थर्मोडायनामिक्स का टोटल खत्म होता है। मैं आपको फिर बता दूं कि हम सिर्फ उस तरह से आपको पढ़ा रहे हैं बेटा ताकि आपका पीजीटी जीआईसी में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे सॉल्व हो जाए। थर्मोडायनामिक्स का आपको बहुत नॉलेज चाहिए तो उसके लिए बुक्स अवेलेबल है, बहुत से टीचर्स बड़े बड़े लेक्चर्स देते हैं, आप वहां से देख सकते हैं। लेकिन हमारा टारगेट जो है वह यह है कि आपका सिलेक्शन हो पीजीटी में या जीआईसी में। बाकी नॉलेज तो आपके पास बहुत है, लेकिन हम आपको सिर्फ वो सिखा रहे हैं जिसको आपको ध्यान रखना है, जिस पर क्वेश्चन बनते और पूछे आते रहे हमेशा, आज से प्रीवियस ईयर में भी और आगे पूछे आते रहेंगे। तो टोटल सिलेबस हमने कवर किया, हर चीज आपको बताई है, जितने इक्वेशन वो डिस्कस किए हैं आपको ध्यान रखना बेटा, पूरा लेक्चर देखना है और बार बार लेक्चर को देख के उसका अपना नोट्स बनाना है शॉर्ट सा, और उसमें इक्वेशंस याद रखनी है, जो रिलेशन बताया वो याद रखने हैं, जहां पर आपको पॉइंट बताया वो याद रखना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन जितने भी हम सॉल्व करा रहे हैं बेटा उसका वीडियो आप कई बार देखिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन को पढ़ना सीखना है। पढ़ना ऐसे मतलब इंग्लिश से नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन क्या कहने जाता है उसकी आदत डालनी है ताकि आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन पढ़ें, मतलब बहुत फास्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्वेश्चन सही पढ़ना सीखें और क्वेश्चन पढ़ के फटाक से ये जान जाए कि वो कहना क्या चाहता है। आधा क्वेश्चन तो इसी चीज से गलत हो जाता है कि आपको कहता कुछ और आप समझते कुछ और है, जहां ये मिस्टेक होगी वहां क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन सीख लेना या मतलब उसको जल्दी से पढ़ना और समझ लेना, ये भी एक कला है, इसको आपको अपना अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। तरीका वही है, ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए और बार बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस को भी रिपीट करिए, यानी उसका भी रिवीजन करिए। क्योंकि होता क्या है बेटा, उसका नुकसान क्या है कि आपने क्वेश्चन कभी पढ़ा, सॉल्व कर लिया, फिर उसको सीधे आपको यदि एग्जाम में टकराएगा तो ये बीच में कहा रिवाइज नहीं हुआ क्वेश्चन, जब रिवीजन नहीं होगा तो वहां भी कंफ्यूजन ये कि आप लोग मैंने क्या देखा है, फिर अंदाजा आप टिक लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो क्वेश्चन का भी प्रैक्टिस रिवीजन चाहिए, थ्योरी पोर्शन का रिवीजन करिए। आपके पास 24 घंटे हैं, जितना घंटा आप मैक्सिमम पढ़ सकें। मैं आपको फिर कह दूँ कोई फिक्स नहीं है कि मैं 14 घंटे से पढ़ूँ या 10 घंटे पढ़ूँ, जितना आप पढ़ सकते हो मैक्सिमम आपका जो स्टैमिना हो अपना 100% दीजिए। हम अपना 100% दे रहे हैं, सिलेक्शन जरूर होगा और जरूर से जरूर होगा। बट अभी इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस जो पढ़ा है उससे रिलेटेड, कॉपी कर लीजिए। हेलो बच्चों, हमने थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चंस करेंगे इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कोई भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो तो उसके लिए कौन सा चारों में ऑप्शन सही होगा। तो आपको हमने बताया था स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हमने बताया था गिब्स फ्री एनर्जी का रिलेशन। आपको क्या बताया था बेटा, सॉरी, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस होता है, ये आपका गिब्स फ्री एनर्जी का इक्वेशन है। और डेल्टा जी आपका निगेटिव होगा तो आपका क्या होगा, तब आपका होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा। डेल्टा जी निगेटिव होगा तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। इसका मतलब क्या होता है आपका कि ये जो आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है वो उसका जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो होना चाहिए निगेटिव। और डेल्टा जी इक्वल टू क्या, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस है। तो जब डेल्टा जी इक्वल टू निगेटिव आएगा, इसके मतलब डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी एस निगेटिव आएगा, तब रिएक्शन आपका स्पॉन्टेनियस होगा। और क्वेश्चन बना ये था कि फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कौन सा सही है। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, मस्ट बी निगेटिव सही लिखा है। और इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर है, क्योंकि डेल्टा जी इक्वल टू क्या है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस बेटा। और यहाँ ये लिखा है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस मस्ट बी निगेटिव, मतलब कि डेल्टा जी मस्ट बी निगेटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखिए, what will be the change in Gibbs free energy delta G during isothermal expansion of 1 mole, पहले यहाँ मिला आपको 1 mole of an ideal gas from a pressure of
10 atm to the pressure of 1 atm at temperature 25 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें आपको डेल्टा जी निकालना है। तो डेल्टा जी का बेटा आपको मैं फॉर्मूला लिखवा था, क्या लिखवा था? डेल्टा जी इक्वल टू, क्योंकि बेटा हमें यहाँ वैल्यू पुट करनी है, तो डेल्टा जी इक्वल टू क्या होगा 2.303 एंड आरटी लॉग p2 by p1। क्या लिखा था बेटा? ये पहला हमने कॉपी कर लिया, हमने पहला कॉपी कर लिया, फिर हम कराए इसको दूसरा क्वेश्चन करें। कॉपी कर लिया बेटा पहला हमने। तो देखिए पहले क्वेश्चन पे कॉपी कर लिया, तो हम यहीं पर करते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं। पहला कॉपी कर लिया आपने, तो क्या था आपको बताया गया, क्या बताया गया? डेल्टा जी इक्वल टू 2.303 एंड आर टी लॉग P2 by P1। ये आपका रिलेशन है, इससे आप गिब्स फ्री एनर्जी चेंज निकालेंगे। आपको क्या क्या दिया है बेटा? आपको दिया है n इक्वल टू, मैं यहाँ लिख दूं, n इक्वल टू 1 दिया है, 1 मोल बोला है ना ये। और क्या बोला है? पहले जो प्रेशर बोला गया यानी P1 आपका है 10 atm, ठीक। फिर बोला गया बाद में P2, तो आपका P2 है 1 atm। और क्या दिया बेटा? टेम्परेचर 25 डिग्री टी दिया आपको 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 25 प्लस 273 मतलब 298 केल्विन। ये आपको दे रखा है, आपको यहाँ वैल्यू पुट करनी है। चलिए शुरू करते हैं बेटा। उसका आप अपना ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको कैलोरी में दिया है, मतलब आपको आर का मान कैलोरी में रखना है, और आर का मान कैलोरी में लगभग क्या होता है? लगभग 2 कैलोरी पर केल्विन, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल। ये आपको याद रहना चाहिए, आर की वैल्यू याद रहेगी तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। थोड़ा आपको ध्यान रखना आर की वैल्यू पुट करने से पहले कि ऑप्शन पे भी देख लीजिए, ऑप्शन आपका दिया है कैलोरी में, यदि आप जूल में करते तो बाद में आपको 4.2 से डिवाइड करना पड़ता है, इसलिए पहले आपको यदि याद है तो आपने कर लिया। अब वैल्यू को पुट करनी है, 2.303 इंटू एन का मान 1 है, आर का मान 2 है, लगभग 2 ने मान लिया, बाद में आंसर क्रॉस कर लेंगे, ये लगभग 2 होता है। इनटू टेम्परेचर क्या है 298 केल्विन। फिर क्या आपका लॉग P2 क्या आपका? P2 है 1 और P1 है आपका 10 atm। आपको हमने बताया था log m by n इक्वल टू क्या होता है? होता है log m माइनस log n। ये आपको हम बता चुके हैं। log m by n का मतलब log m माइनस log n। थोड़ा रखिए 2.303 इंटू 1 तो वही है बेटा, इंटू 2 इंटू 298, इसको हम ड्रॉप कर दें, नहीं कर दे रहे, इंटू 2/16 की 6 हासिल लगा 1, दोनों 18 19 की 9 हासिल लगाए, 2 दूनी 4 1 5, ये आप कर लिए मल्टीप्लाई। इंटू देखिए यहाँ क्या होगा? log 1 माइनस log 10। आपको बताया बेटा log 1 का मान क्या होता है? log 1 इक्वल टू 0। ये आप हमेशा याद रखिए, log 1 इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब आपका ये होगा 2.303 इंटू 596 इंटू, बहुत ध्यान से देखिए बेटा, इंटू क्या है? log 1 का मान 0 है तो 0 माइनस log 10 का मान 1। तो ये जो आपका आंसर आएगा, मैं इधर लिख दे रहा हूं बेटा, वो इक्वल टू लगभग आपका आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो लगभग ये आएगा आपका अप्रोक्स -1364 किलो कैलोरी के बराबर। ये एक्चुअली आएगा 1372 के अप्रोक्स। तो आपका आंसर ये आएगा 1372 के अप्रोक्स आएगा, कैलोरी के अप्रोक्स आएगा। तो ये आपका देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है बेटा? देखिए ये 10 किलो कैलोरी दिया है, ये -20 80 किलो कैलोरी दिया है, गलत कैलोरी दिया है। ये आपका क्या +298 कैलोरी, लेकिन आपका एक ही ऑप्शन ये है, ये आपका क्या है 1364। अब आपको समस्या एक तरह हम मल्टीप्लाई करें या कैसे करें, तो देखिए बेटा आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लगभग अंदाजन आप भी आंसर दे सकते हैं। देखिए ये मल्टीप्लाई करें, ये 2.303 से मल्टीप्लाई करना है हमको, यानी इसका जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर जो आएगा पहले तो निगेटिव आंसर में होगा, क्योंकि 0 -1 मतलब -1, जब -1 में मल्टीप्लाई होगा तो साइन माइनस में होगा। देखिए 0 -1 मतलब क्या होगा? -1 होगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो माइनस में आएगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, वो क्या आएगा? वो लगभग 1200 से प्लस में आएगा। क्यों? क्योंकि लगभग ये 600 है, 600 गुणा 2 से ज्यादा करना है, तो 1200 के लगभग आएगा। तो ऑप्शन देखिए 1200 के लगभग इसमें कोई नहीं है, ठीक है? तो ये आंसर है
आंसर ए से। आप चाहे मल्टीप्लाई करें, चाहे थोड़ा जो आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उससे भी आप ये मल्टीप्लिकेशन का आंसर ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ से देखकर कि ये 600 के लगभग है और ये 2 से ज्यादा है, तो यानी जो भी हमारा आंसर आएगा वो 1200 के ऊपर आएगा, और 1200 के ऊपर आपका एक ही ऑप्शन है। ओके, टिक कर दीजिए, आगे बढ़िए। अब बेटा अगला क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 डायरेक्ट फार्मूले पे क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा है गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन इज। आपको इक्वेशन याद है तो बेटा पहला इक्वेशन ही है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी डेल डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी। आपको इक्वेशन याद होना ही चाहिए। मैंने आपको उसमें कहा था ये क्वेश्चन देखिए 2004 में पूछा गया, फिर 2009 में पूछा गया, रिपीट हुआ है और फिर आपके इस साल रिपीट हो सकता है, इसलिए इक्वेशन को इसको आप याद रखिए ध्यान से। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा बेटा, इफ डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0, ये साइन क्या है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 एंड डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, देन रिएक्शन will occur spontaneous only when। अब देखिए समझिए पहले ध्यान से, ये बड़ा हमने कर लिया, ये वाला आपका हो गया। तीसरे का ऑप्शन क्या है बेटा, पहला गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच टी डेल डेल्टा जी बाय डेल टी एट कांस्टेंट पी, ये आपका इक्वेशन है। बाकी ये सब आपके हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। इक्वेशन याद होती है आपको, क्वेश्चन फट से हो जाएगा बेटा टॉपिकली, फिर इसको समझाया क्वेश्चन 4 को। बढ़िया, मैं समझ गया, कॉपी कर लिया आपने, इसे कॉपी इधर समझाते हैं, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी कर लीजिए, हो गया। थोड़ा इसमें क्या क्या जरूरी है, आपकी मल्टीप्लाई करें, थोड़ा ध्यान रखें, ऑप्शन देखें, बिगेन मल्टीप्लाई की अप्रॉक्स लगा के भी आपका हो जाता है, जरूरी है आप पूरा क्वेश्चन मल्टीप्लाई ही करें, क्योंकि जो मैंने बताया था कुछ ट्रिक से आपका आंसर है सही, और आंसर यही सही है आपका। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, डेल्टा एच, क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं, डेल्टा एच बोल रहा है ग्रेटर देन 0 है, अच्छी बात है। फिर डेल्टा एस भी आपका ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसका कहना क्या है कि आपका रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, इसका मतलब डेल्टा जी आपको चाहिए क्या, नेगेटिव। किसके लिए होता है, फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये आपको पता है। पहले इक्वेशन देखिए क्या है, इक्वेशन है डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बहुत ध्यान समझिए, ये इक्वेशन है, इसमें आपको ये ऐसा चाहिए कि रिजल्टेंट आपका नेगेटिव है। नेगेटिव कब आएगा बेटा, डेल्टा एच बोल दिया ग्रेटर देन 0, अच्छी बात है, डेल्टा एच ग्रेटर देन 0 है, ये नेगेटिव तब आएगा, मतलब दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है दोनों वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में है। दोनों वैल्यू पॉजिटिव में, सीधी बात है, जब ये नेगेटिव तभी आंसर आएगा जब ये क्या हो, ये मान आपका क्या हो, ये तभी फॉर डेल्टा जी इक्वल टू नेगेटिव टी डेल्टा एस मस्ट बी ग्रेटर देन डेल्टा एच, तभी होगा आपका डेल्टा जी निगेटिव। डेल्टा जी निगेटिव कब होगा बेटा, जब आपका टी इंटू डेल्टा एस का मान डेल्टा एच से ज्यादा हो। बेटा ये मान बड़ा होगा तो साइन किसका होगा, बड़े का होगा, बड़े का साइन होता है तो माइनस में वैल्यू आएगी, माइनस में आएगी, डेल्टा जी निगेटिव है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस। अब हम ऑप्शन पर आते हैं, क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि डेल्टा एच डेल्टा टी से बड़ा होगा, डेल्टा एच डेल्टा टी से बड़ा होगा बेटा तो वॉल्यूम वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। डेल्टा एच टी डेल्टा एच से छोटा हो, या दूसरी बात में टी डेल्टा एच डेल्टा एच से बड़ा हो, तो यानी ऑप्शन बी सही उत्तर है। ऑप्शन बी सही उत्तर है कि डेल्टा एच का मान डेल्टा टी डेल्टा एच से कम हो, डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एच से कम हो, या दूसरी बात हम कहें ये कि डेल्टा एच का मान डेल्टा टी डेल्टा एच से कम है, तो ये बेटा वही बात हुई। तो ऑप्शन आपका बी सही है, क्योंकि टी डेल्टा एच का मान ज्यादा होगा, तो जिसका मान ज्यादा होगा उसका वही साइन होगा, नेगेटिव लगा है तो जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। डेल्टा जी का वैल्यू, डेल्टा जी का वैल्यू यदि नेगेटिव है तो रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर है। बस थोड़ा रिलेट करना है, बस आपको बता देते हैं, इस इक्वेशन से काम अपना हो गया। अगला देखिए, द वर्क फंक्शन, यह क्वेश्चन 2009 का है, द वर्क फंक्शन ऑफ ए, वर्क फंक्शन ऑफ नहीं, वर्क फंक्शन ए बता दो आपको, वर्क फंक्शन है बेटा हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, ये वर्क फंक्शन ए इज डिफाइंड है। तो बेटा देखिए यहाँ क्या ई टर्म आपको मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ, ई टर्म आपका और इक्वल टू यू, दोनों सेम होता है, ई और यू दोनों ही यूज किया जाता है किसके लिए, फॉर इंटरनल एनर्जी। में बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनमें टर्म यू यूज किया जाता है, एक आध जगह क्वेश्चन में यू भी यूज किया गया है, लेकिन ज्यादातर पीजी क्वेश्चन में ई यूज किया जाता है, कैपिटल ई फॉर एनर्जी होता है, लेकिन यहाँ पर थर्मल एनर्जी क्वेश्चन में ई फॉर इंटरनल एनर्जी होता है। तो वही पूछा है कि वर्क फंक्शन ए का कौन सा डिफाइन करेगा, आपको पता होगा a इक्वल टू e माइनस ts, आपको मैंने बताया था a इक्वल टू क्या था, a इक्वल टू u माइनस ts मैंने आपको लिखवाया है,
इक्वल टू u माइनस टी एस, और u के लिए यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया, e इस्तेमाल किया, तो फॉर्मूला थोड़ी बदल जाएगा, a इक्वल टू e माइनस टी एस। तो ये आपका रिलेशन एक ही है, u इस्तेमाल करें या e इस्तेमाल करें, दोनों ही है फॉर इंटरनल एनर्जी। किसके लिए? फॉर इंटरनल एनर्जी। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो क्वेश्चन देखिए, बस आपको फॉर्मूला याद था, आपने टिक कर दिया। कितना समय लगेगा बेटा? 5 सेकंड का क्वेश्चन, 5 सेकंड बोलोगे 10 सेकंड में क्वेश्चन हो गया। ये क्वेश्चन इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये क्वेश्चन आप 1 मिनट के अंदर, ये तीनों क्वेश्चन यदि आप चाहें तो यदि आपको आया है तो 1 मिनट के अंदर तीनों क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। तो आपने देखा बहुत आसानी से थर्मोडायनामिक्स में आपको जितनी चीजें पढ़ाई रखी है सब चीज अच्छे से याद रखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो के कम से कम 2-3 बार देखिए, जो उसमें पॉइंट्स आपको बताया जा रहा है उसको नोट डाउन करिए और उसको अक्सर रिवीजन करते रहिए। चैप्टर नंबर थर्मोडायनामिक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें सिर्फ जो क्वेश्चन अभी तक हमने नहीं डिस्कस किए हैं, क्वेश्चन का हर लेक्चर में लगभग हमने डिस्कस किया है, अभी भी जो क्वेश्चन बचे हैं प्रीवियस ईयर पूछे हुए, उन क्वेश्चंस के लिए हम अलग से वीडियो देंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के नाम से देते हैं, उस वीडियो में आपका क्वेश्चन भी कवर हो जाएगा। और इस चैप्टर के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके बेटा, कॉपी कर लीजिए।